हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है त्रिभुज। बहुत ही खास चैप्टर है और स्टूडेंट्स को थोड़ी सी परेशानी होती है इस चैप्टर में। उसके दो रीजन है मेन। तो एक तो ये थोड़ा सा लंबा है, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है। दूसरा रीजन ये है कि थ्योरम्स आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हैं। 9th क्लास में लगभग 4 से 5 चैप्टर थे जो हमारे प्रमेय से संबंधित थे, और प्रमेय वाले जो भी टॉपिक्स होते हैं उनमें बच्चों को वैसे ही प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपके 9th वाले प्रमेय वाले चैप्टर्स अच्छे से नहीं किए हुए रहते हैं तो इसका मतलब वैसे ही आप लोगों को प्रमेय से डर लग रहा है, और ये पूरा का पूरा चैप्टर में प्रमेय से संबंधित ही प्रश्न है। तो इसलिए चैप्टर जो 9th क्लास में नहीं पढ़े हुए हैं वहां का डर यहां पर दिखता है फिर। लेकिन अगर आप शुरू से लास्ट तक ध्यान से करेंगे, शांति से एक एक लेक्चर को सीक्वेंस में और पूरा देखोगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको समझ ना आए। 110% आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग बस लास्ट तक ध्यान से देखते रहें, ठीक है। जो भी चीज 9th की अगर यहां काम आएगी भी और आपने नहीं भी पढ़ी, कोई इशू नहीं है। मैं यहां पर 9th की चीज पहले बताऊंगा सिस्टमेटिकली, और फिर 10th की कनेक्ट करूंगा उससे, ठीक है। शुरू करेंगे। जैसे स्टार्टिंग में अब हमें जानना है, यहां पर चैप्टर के स्टार्टिंग ही समरूप आकृति से है। तो सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति में हम डिफरेंस समझ लें। ये 9th क्लास में था अपने, सर्वांगसम आकृति किसको बोलते हैं, और ये अपने पूरा का पूरा 10th क्लास में चैप्टर है समरूप आकृतियों पे, स्पेशली समरूप त्रिभुजों पे है। और सर्वांगसम हमने लास्ट 9th क्लास में सीखे हुए हैं। अब देखो क्या होता है सर्वांगसम का मतलब और समरूप आकृति का मतलब क्या होता है। सर्वांगसम आकृति का मतलब है समान आकार होना चाहिए, मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान है और आमाप भी समान है। आकार समान है और आमाप भी समान है, तो आकार होता है शेप, मतलब कैसा दिख रहा है, दिखने में कैसा है, दिखने में समान समान सा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आमाप, आमाप का मतलब है नापने पर कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये सब चीजें वो आमाप में आती है। ये बात ध्यान रखें, आकार का मतलब साइज नहीं होता है, आमाप का मतलब साइज होता है। आकार मतलब शेप, शेप कैसा दिख रहा है उसका। जैसे ये सभी शेप सर्किल के हैं, सबके सब सर्किल दिख रहे हैं, सेम शेप ही है सबका, समान आकार है सबका, लेकिन आमाप समान नहीं है। आमाप मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या अगर सर्किल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो उसमें त्रिज्या होगी, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होगी नहीं। तो यहां पर त्रिज्या समान दिख रही है कि सब में समान नहीं है। इसका मतलब ये सभी के सभी तो सर्वांगसम नहीं है, जिसमें समान होगी वो सर्वांगसम हो जाएंगे, क्योंकि आकार सबका समान है। और आमाप आप ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर इसका है, 3 सेंटीमीटर इसका है, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 3 इसकी है। इन दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दोनों वृत्त सर्वांगसम हो गए, बाकी नहीं है। कौन कौन से? सिर्फ नंबर 2 और नंबर 4 वाले वृत्त, ये सर्वांगसम होंगे। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, आकार भी समान और आमाप भी समान। अभी इनकी बात करें, 5, 6, 7, 8 आकृति की, ये वृत्त, ये वर्ग की आकृतियां हैं। अब वर्ग में भुजा होती है, चारों तो बराबर ही होती हैं, तो एक एक ही लिखी है मैंने। 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वृत्त है, ये 6 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला। ये चारों अपने आकार में तो समान है, शेप सबका सेम है, लेकिन साइज, आमाप ध्यान से देखें तो इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का जो साइज है वो सेम है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब आकृति 7 और आकृति 8, ये दोनों आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां हैं। एकदम सेम फोटोकॉपी दिखनी चाहिए, तब जाकर के उसको सर्वांगसम बोलते हैं। सेम तरह की दिखे और साइज भी सेम हो तो वो सर्वांगसम मानी जाएगी। अगर ऐसे ही त्रिभुज की बात करें, ये समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिया है मैंने, और आगे उदाहरण लूंगा मैं अभी। फिलहाल समकोण त्रिभुज के उदाहरण में देखो आप, साइज किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। 8, 4, 12, 4, इन दोनों का सेम दिखने की संभावना दिख रही है। तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये दोनों एकदम सेम है, तीनों साइड समान है, और कोण भी 90 डिग्री और बाकी कोण भी बराबर ही होंगे। तो ये दोनों सर्वांगसम आकृतियां हो गई, ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हो गए। बाकी नहीं है सर्वांगसम, केवल ये दो हैं। तो जिनके आकार समान हो, आमाप समान हो, दोनों चीजें समान हो, उनको सर्वांगसम बोलेंगे, बाकियों को नहीं बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं कौन कौन से सर्वांगसम आए यहां पर। सर्वांगसम की बात करें तो एक तो आकृति
2 और 4, आकृति 2 और 4। इधर की बात करें तो 7 और 8, तो आकृति 7 और 8। इधर की बात करें तो 10 और 12, आकृति 10 और 12। ये सभी क्या है? ये सर्वांग सम आकृतियां हैं। तो सर्वांग सम हमें पहचानना आ गया कि सेम तरह की दिखे और आमाप मतलब साइज भी सेम हो तो सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग सम में आप नोटिस करोगे कि एकदम एक के ऊपर एक रखी जा सकती है, एकदम सेम होती है। ये दिखने में आपको वृत्त थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं क्योंकि मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है। सब कुछ नाप के बनाओगे तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त तो कहीं बना दो, आप कॉपी में बनाओ, बोर्ड पे बनाओ, सेम उतनी ही शेप का बनेगा, उतनी साइज का बनेगा। एक के ऊपर एक रखोगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा। इस तरह का होता है, मतलब एकदम सेम डिट्टो अगर बन रहा है तो सर्वांग सम आकृति है। ठीक है, देखिए ध्यान से, समरूप आकृतियां किसको बोलते हैं? जो हमारे सिलेबस में है इस साल, समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। बस सेम तरह की दिखे, आकार समान होना चाहिए। आमाप से कोई मतलब नहीं अपने को। आमाप समान हो तो भी अच्छा, आमाप समान नहीं है तो भी अच्छा। दोनों सिचुएशन में हम उसको समरूप बोल देंगे। तो समरूप की कंडीशन क्या हुई? सिर्फ इतनी कंडीशन है समरूप की एक्चुअल में, समान आकार। बाकी से तो मतलब ही नहीं है अपने को, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आमाप के बारे में उसने बोला परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, तो आमाप समान हो तो भी चलेगा, आमाप समान हो तो समान नहीं हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब इस लाइन का कोई सेंस ही नहीं है। तो मेन सेंस किस लाइन का है? आकार समान होना चाहिए बस। आकार समान मतलब समान तरह से दिखनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं है, दिखना चाहिए समान। तो इसका मतलब ये चारों के चारों तो समान आकार के ही हैं। फर्क क्या है इनका? केवल साइज का फर्क है, आमाप का फर्क है तो चारों के चारों सेम ही दिखने वाले, सेम शेप के हैं, समान आकार के हैं। तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी वृत्त हैं, क्योंकि वृत्त में सिर्फ दिखने में तो सब सेम ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क होगा, आकार सबका समान होगा। तो दुनिया में जितने भी वृत्त हैं वो सभी समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। जितने भी वृत्त हैं वो सभी समरूप हो गए। जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी वर्ग बन रहे हैं, वर्ग भी समान आकार के हैं। चारों के चारों के आकार समान है। किसमें फर्क है? आमाप में, मतलब साइज में फर्क है। शेप तो सेम है चारों का, आकार तो समान है चारों का। तो इसका मतलब जितने भी दुनिया में स्क्वायर हैं वो सभी भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। सब आपस में समरूप है। क्यों? क्योंकि आकार समान है। लेकिन अगर त्रिभुज की बात करें तो दुनिया के सभी त्रिभुज हमारे समरूप आकृति के उदाहरण नहीं होंगे। सभी त्रिभुज नहीं होंगे। क्यों? उसका रीजन यह है क्योंकि एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है, एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है। तो ये समान आकार कहां दिख रहा है हमारे को? एकदम अलग अलग आकार दिख रहा है इनका, समान आकार तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब दुनिया के सभी त्रिभुज समरूप त्रिभुज हों ये जरूरी नहीं है। उनके समरूप होने की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ऐसे ही त्रिभुज की बात करें या कोई भी बहुभुज की बात करें, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, जो भी हो, जितने भी बहुभुज बनते हैं उन सब के समरूप होने की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। हम कैसे पहचानेंगे कि उनका आकार समान है? समान आकार होने की कंडीशन एक्चुअली हो तो अपने आप ही समरूप की कंडीशन बन जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि आकृति 1 2 3 4 ये और आकृति 5 6 7 8 ये आपस में समरूप हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, आकृति 1 2 3 4, आकृति 5 6 7 8 और आगे वाले भी आकृति 9 10 11 12 ये भी एक्चुअली सर्वांग सम है। मैं अभी बताता हूं आपको कैसे है। सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं समरूप आकृतियों का। सर्वांग सम लिख दिया क्या मैंने? गलती से लिख दिया, समरूप आएगा यहां, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन फोन है आजकल सबके पास में। टच स्क्रीन फोन में जब फोटो आपके सामने है तो फोटो को हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं। फोटो को बड़ा करते हैं तो हम उसका क्या चेंज कर रहे हैं?
हम आमाप चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं ना फोटो को। भाई 2 अंगुलियों का खेल है सारा, यूं करोगे बड़ी हो जाएगी, यूं करोगे छोटी हो जाएगी फोटो। तो फोटो का हम साइज बदल रहे हैं, शेप नहीं बदल रहे। फोटो जैसी दिख रही है बड़ी, वैसी छोटी दिखेगी। तो समान दिखने वाली फोटो है, समरूप फोटो है। तो जो फोटो आपके सामने है उसको आप अगर जूम कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो, हर परिस्थिति में वो समरूप आकृतियों का उदाहरण होगा, सर्वांग सम का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम बदल रहे हैं साइज, उसका आकार सेम रहेगा, साइज बदल रहे हो, इसका मतलब साइज बदल रहे हो तो समान साइज तो नहीं हुई ना, सर्वांग सम तो नहीं हुआ। साइज बदल रहे हो तो साइज बदलने से किस पे फर्क नहीं पड़ता? इस केस में फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आकार से मतलब है बस। तो वो समरूप आकृतियों का उदाहरण हो गया, जो भी फोटो आप जूम करते हो या जूम इन जूम आउट जो भी करते हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर खेल है, देखो ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया तो ये डबल हो गई साइड, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, डबल कर दिया बड़ा। ऐसे 3 गुना कर दिया यहां पर और बड़ा कर दिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो वैसे अभी त्रिभुजों में समरूप होने की जो कंडीशन है वो मैं अलग से लिखूंगा स्पेशली, किसी भी बहुभुज के लिए एप्लीकेबल है वो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जो भी हो। तो वो मैं शांति से अभी बता रहा हूं आपको स्पेशली, वो आप ध्यान से देखें तो आपको और क्लियर होगा। उसमें 2 खास बातें हैं, मैं अभी इन डायग्राम्स को बनाया हुआ है तो इनमें तो पहले बता दूं मैं आपको। 2 खास बातें हैं, एक तो उनके कोण समान होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण यहां समान है, देखो एक तो 90 डिग्री है। संगत मतलब यहां इसकी यहां बात हो रही है तो सबकी उसी जगह बात होगी, फिर संगत कोण बराबर होंगे। 90 डिग्री दिख रहा है एक कोण, तो दूसरे कोण पे यहां पर निशान बनाया हुआ है इस तरह का, सब पे सेम निशान बनाया हुआ है, इसका मतलब सब सेम है। इसमें डबल निशान बनाया हुआ है सब पे ही, इसका मतलब ये चारों सेम है। ये दिखाने का तरीका होता है। सिंगल बना दिया सब पे मतलब वो सब के सब समान है, डबल बना दिया किसी और पे तो मतलब डबल वाले सारे समान है, इस तरह से होता है। तो कोण तीनों के तीनों समान है सभी में। दूसरा कंडीशन, 2 कंडीशन होती है, एक तो कोण समान होना चाहिए और एक जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों में अनुपात समान होना चाहिए। लंबाइयों का अनुपात समान का मतलब यह है, यहां पर देखो आप ध्यान से देखोगे तो पहले नीचे नीचे की बात करें, इसका और इसका अनुपात लें तो 4 और 8 का अनुपात लेंगे। देखो 8/4 कितना आ रहा है? 2। ऐसे इसकी बात करें 6 और 3, 6/3 कितना आ रहा है? 2। ऐसे इसकी बात करें 10 और 5, 10/5 कितना आ रहा है? 2। सेम यहां पर 12/4 3 होगा, 9/3 3 होगा, 15/5 3 होता है। तो इसका दुगना करने पर ही आ रहा है, 3 गुना करने पर ही आ रहा है। तो इसका मतलब दुगना या 3 गुना क्या है? ये समान रेशो है, अनुपात समान हो रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, सबका 2 2 2 आ गया, सबका 3 3 3 आ गया, या सबका 1.5 1.5 1.5 आ गया, जितना भी भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो समरूप होंगे। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, केवल कोण से नहीं देखना है, केवल भुजाओं के अनुपात से नहीं देखना है, दोनों चीजें होनी चाहिए। सभी कोण बराबर होंगे और भुजाओं के अनुपात भी बराबर आएंगे, ठीक है। ये सारे बहुभुजों के लिए बता दिया मैंने, केवल त्रिभुज की बात नहीं करी है इसमें, सभी के लिए बात करी है। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे आकृति 1 है और आकृति 5 है, बाकी सब भूल जाओ आप, केवल 1 और 5 को ध्यान से देखो। इनका आकार समान है क्या? आकार समान नहीं है, ये तो वृत्त जैसी दिख रही है और ये वर्ग जैसी दिख रही है। तो अगर आकार ही समान नहीं है तो इसका मतलब वो ना तो सर्वांग सम हो सकती है और ना ही समरूप हो सकती है, क्योंकि आकार तो पहली कंडीशन है, आकार तो समान होना ही चाहिए दोनों में से किसी एक को होने के लिए। तो इन दोनों का तो आकार समान ही नहीं है, इसका मतलब ये ना सर्वांग सम हो सकती है ना समरूप हो सकती है। तो इस तरह से 2 एकदम अलग अलग आकृतियां भी हो सकती हैं, जो समरूप भी ना हो, सर्वांग सम भी ना हो, ठीक है। अब एक छोटी सी लास्ट बात और, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। आपने इन दोनों को ध्यान से देखा, इन दोनों को मान लो 2 और 4 को देखा, 2 और 4 नंबर डायग्राम को देखने पर आपको समझ में आ रहा है, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं, बाकी सबसे मतलब नहीं है। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार इसको मिटा देता हूं। आपने इन 2 को ध्यान से देखा, आपको लगा कि भाई सबसे पहले तो आकार चेक करोगे आप, आकार समान है क्या? हाँ भाई, शेप एकदम सेम दिख रहा है, दोनों वृत्त हैं, आकार समान है, आकार समान है, आकार वाला केस पास हो गया। आकार समान है इसका मतलब सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आमाप चेक करना पड़ेगा। लेकिन समरूप तो पक्का हो गया, यहां तक ही आकार चेक करते ही समरूप तो हो ही गया। आकार समान है तो इसका मतलब समरूप तो हो ही गया, ये
अब आमाप भी समान हो गया तो सर्वांग सम भी हो जाएंगे, आमाप समान नहीं हुआ तो सर्वांग सम नहीं होंगे। समरूप तो पक्का हो गए हैं, यहीं पर हो गए समरूप तो ये, क्योंकि समरूप के लिए केवल आकार से मतलब है। तो अगर आकार समान हो जाता है तो समरूप तो होंगे ही। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई आकृति सर्वांग सम डिक्लेयर हो गई, आपने बोल दिया कि यह आकृति सर्वांग सम है, तो 100% वो समरूप तो होगी होगी, क्योंकि सर्वांग सम बोल दिया, इसका मतलब आकार तो समान आपने कर ही दिया, आमाप भी कर दिया, उससे मतलब नहीं अपने को सिर्फ आकार से मतलब है। अगर आपने बोला कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां हैं, इसका मतलब आपने उनका आकार समान किया है या सर्वांग सम में आकार आपको समान मिला है, इसका मतलब वो समरूप तो हो ही गई। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी समरूप आकृतियां होती हैं। लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं, जैसे ये चारों समरूप हैं, ये कभी चारों समरूप है तो चारों सर्वांग सम हो सकती है क्या? नहीं, समरूप है इसका मतलब तो इनके केवल आकार समान है। आमाप तो चेक ही नहीं किए, यहां पर आमाप चेक ही नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ आकार चेक करते हैं। आमाप भी चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बोलोगे कि सर्वांग सम है कि नहीं है। तो इसका मतलब दो खास लाइनें जो मैं बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं मैं। दो आकृतियां अगर सर्वांग सम हैं तो वो समरूप भी होंगी, लेकिन दो आकृतियां अगर समरूप हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा? आमाप पर। ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बेसिक आपको समझ में आना जरूरी है कि सर्वांग सम और समरूप में फर्क क्या है। अब आप धीरे धीरे अपने आप ही स्पीड बन जाएगी आपकी चैप्टर में। ठीक है, आगे की कहानी देखते हैं। देखिए ये अभी जस्ट हमने देखा ही है, मैंने लिख दिया है बस इसको, कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि पहला तो उसके संगत कोण बराबर हो, कोण सारे बराबर होने चाहिए। दूसरा, उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। जैसे देखो यहां पर ABCD और PQRS ये चतुर्भुज दे रखा है। कोण चेक करते हैं, A और P का कोण बराबर है, कोण B और कोण Q बराबर है, कोण C और कोण R बराबर है, और कोण D और कोण S बराबर है। तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, मतलब यहां पर कोण तो समान हो गए, कोण तो बराबर है। अब संगत भुजाओं का अनुपात चेक करें। AB का PQ से अनुपात लो, 1.5/3, इधर 2.5/5, इधर 2.4/4.8, और इधर 2.1/4.2। सबका अनुपात बराबर है। आप ध्यान से देखो तो सबका अनुपात 1/2 आ रहा है, कट पिट के ये सब कटेगा, 1/2 आएगा। इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है, इसका डबल है। इसका मतलब अनुपात भी समान आ रहा है, अनुपात भी समान आ रहा है। इसका मतलब ABCD और PQRS सिमिलर है, समरूप है। समरूप को ऐसे दिखाते हैं, ABCD और PQRS इस वाले एग्जाम्पल में समरूप है। समरूप को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। ये समरूपता का निशान है, दिखाने का तरीका होता है ये साइन। अब इधर बात करें, ABCD PQRS यहां भी है। सबसे पहले हम चेक करें कि संगत कोण बराबर है कि नहीं है। चेक करते हैं, चारों के चारों 90 डिग्री कोण है, चारों के चारों 90 डिग्री कोण है। इसका मतलब दोनों के दोनों कोण तो बराबर आ रहे हैं सबके। दूसरी बात, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है क्या? चेक करते हैं। इसका और इसका अनुपात लोगे तो 3/3 आ गया, और जैसे इसका और इसका लोगे तो 3/3.5 आ रहा है। ये तो बिल्कुल भी बराबर नहीं आ रहा, 3/3 है और उधर 3/3.5 है, बराबर नहीं आ रहा। इसका मतलब, वैसे ये वर्ग है, ध्यान से देखो तो आप, और ये आयत है, तो ये समरूप नहीं हो सकते। दोनों कंडीशंस जब तक सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक समरूप नहीं होंगे। ये बात विशेष ध्यान देने की है। ऐसा नहीं है कि केवल ये हो गई तो समरूप हो जाएगा या केवल ये हो गई तो समरूप हो जाएगा। दोनों कंडीशन होनी चाहिए। यहां पर तथा लगेगा एक तरीके से, ये हो तथा उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, तब जाकर के आप उसको समरूप बोलोगे। तो यहां पर ABCD PQRS समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। इसकी बात करते हैं। यहां पर संगत कोण बराबर नहीं दिख रहे आपको, अनुपात तो बराबर है। यहां संगत कोण कितना है? 90। यहां पर पता ही नहीं एंगल कितना है भाई, यहां तो चारों का कोण 90 डिग्री दिख रहा है अपने को,
यहाँ पर लेकिन कोण का कोई हिसाब किताब नहीं है। भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात देखो यहाँ 2.1 है, यहाँ 4.2 है, सारे के सारे 2.1 है, यहाँ सारे के सारे 4.2 है, तो भुजाओं का अनुपात समान है। लेकिन ये तो वर्ग है, क्लियर दिख रहा है, लेकिन इसका वर्ग होना जरूरी नहीं है, ये समचतुर्भुज भी हो सकता है। समचतुर्भुज में भी चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाइयां समान होती है, और समचतुर्भुज में ये सभी कोण 90 डिग्री होने आवश्यक नहीं है। तो अगर आपको नहीं दिया हुआ है तो जनरली इस तरह का डायग्राम समचतुर्भुज का ही बनता है। तो ये दोनों में एंगल बराबर नहीं है, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में जरूर है, क्योंकि ये सब 2.1 है, ये सब 4.2 है, तो अनुपात 1/2 आ जाएगा दोनों का, सेम जैसे इसका आया था यहाँ पर। बस कोण का फर्क है, इसलिए आप यहाँ पर लिखोगे कि ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। ये बात बहुत काम की है अपने, कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं हैं वो समान अनुपात की होनी चाहिए, बहुत काम की चीजें हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक तो क्लियर है। अब मैं जल्दी जल्दी 6.1 प्रश्नावली के प्रश्न कर देता हूं। बहुत आसान से प्रश्न है, जितना हमने पढ़ा है काफी ज्यादा डिटेल में हमने पढ़ लिया है, तो प्रश्न करने में अब बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। 5 मिनट में सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। देखिए मैंने प्रश्न लिख दिए हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरिए। अब देखिए पहला है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम या समरूप। ये हमने डिस्कस किया कि सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते क्योंकि वृत्त की साइज अलग अलग होगी। सेम ऐसे सभी वर्ग भी समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं हो सकते क्योंकि सभी वर्गों की भुजाएं भी अलग अलग होगी, मतलब साइज अलग अलग होगी। ये दोनों हमने डिस्कस किए हैं। सभी समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब कौन से समरूप होते हैं, इससे थोड़ा करके देखते हैं इसको। देखो समबाहु में तो सभी भुजाएं बराबर आएंगी, ये जैसी दिख रही है सेम ये दिखेगी, सेम और कोई दूसरा होगा तो वो दिखेगी। कोण बराबर होंगे, भाई कंडीशन क्या होती है, कोण बराबर होने चाहिए। सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है कोण बराबर होंगे। समबाहु अगर है तो कोण 100% बराबर होंगे, सबके 60 कोण रहेगा, 60 डिग्री। और भुजा जैसे मान लो इसकी 3 है, मान लो इसकी 6 है या 5 है, जो भी है 5 मान लो एक बार के लिए, इसकी 5 है तो 3/5 3/5 3/5, भुजाओं का अनुपात भी बराबर ही रहेगा। तो समबाहु त्रिभुज तो 100% समरूप होंगे ही होंगे। समबाहु त्रिभुज 100% समरूप है। समद्विबाहु क्यों नहीं है ये भी देख लेते हैं एक बार। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो दो भुजाएं बराबर का मतलब यह है कि ये 3 है, ये 3 है और ये 5 है। मान लो कोई दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज है इस तरह का है, जिसकी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, यहां पर ये दोनों भुजाएं बराबर थी, यहां ये दोनों भुजाएं बराबर है, लेकिन एंगल ही बराबर नहीं हो रहे, कोण ही बराबर नहीं हो पा रहे हैं, तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही। पहली कंडीशन क्या है, कोण बराबर हो। दूसरी कंडीशन क्या है, भुजाओं का अनुपात बराबर हो। पहली कंडीशन ही नहीं हो रही, इसलिए ये तो हो नहीं सकता, ये होगा। तो इसलिए यहां समबाहु आएगा केवल। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु नहीं हो सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि, ये मैंने अभी बताया तो 2 मिनट पहले ही, उनके संगत कोण तो बराबर हो। यहां तो आएगा बराबर, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, समानुपाती हो, ये आएगा यहां। ठीक है, अभी भी किया ही है, इसमें कुछ समझाने वाली बात बची नहीं है। हम निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां, अभी अभी देखा हमने, दो सर्किल बना दो, दो वर्ग बना दो, हो गए 2 उदाहरण समरूप आकृतियों के। ये देखा ना हमने, सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, एक वृत्त बना दिया और एक वर्ग बना दिया, ये समरूप नहीं है। और कोई उदाहरण देना हो तो ये त्रिभुज बना दिया और ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, ये दे लो आप। कोई भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हो आप, जो आपको पसंद है वो एग्जाम्पल दे दो। इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है। तीसरा, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। समरूप के लिए भाई यहां पर लिखा, भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो। संगत कोण बराबर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। ये कोण कुछ और ही है, ये 90 डिग्री है, कोण बराबर ही नहीं है। कोण बराबर नहीं है इसका मतलब समरूप नहीं है, दोनों के दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है। क्यों, क्योंकि संगत कोण बराबर नहीं है। भुजाओं का अनुपात तो समान है, 1.5 का डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो भुजाओं का अनुपात समान आ जाएगा, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों समरूप नहीं माने जाएंगे।
तो बहुत आसान प्रश्नावली थी कि केवल समझने के लिए थी कि समरूप और सर्वांग सम को आप समझ पा रहे हो कि नहीं, इसके लिए केवल 6.1 प्रश्नावली। क्वेश्चंस तो अपने 6.2 प्रश्नावली से शुरू होते हैं, तो मेन वो है, लेकिन बेसिक क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपको आगे वाले चैप्टर में अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, तो ये हमने 6.1 कर ली है। अगले वीडियो में 6.2 शुरू करेंगे। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसमें आप अपना नाम और क्लास मैसेज कर दीजिए। चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।